सुप्रभात बच्चों। आज हम करवाएंगे रिवीजन वर्क आपको, जो आपकी सेकंड यूटी में आने वाले हैं चैप्टर्स। अब देखिए, चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको उस चैप्टर की समरी समझ में आएगी। हम अंदर से भी इसके क्वेश्चन आंसर्स डालेंगे, तो आपको चैप्टर, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ आपको कि आपको किस तरह से ये समझना है। तो हम शुरू करते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब देखिए बच्चों, शुरू से फर्स्ट पेज में ही आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो लगेगा कि हाँ, ये कुछ पेपर में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। तो आपको इस तरह से चैप्टर रीड करना है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली, अब देखिए, ये अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। इसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हो जाता है कि उपभोक्तावाद किस लिए है? आपके सुख के लिए हैं। सुख की व्याख्या बदल गई है। भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। यहाँ जैसे देखेंगे, किस में बदलाव आया है? नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, विलासिताओं की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। क्वेश्चन हो सकता है कि आधुनिक समाज किससे भरा पड़ा है? तो यहाँ हम कहेंगे विलासिताओं की सामग्रियों से, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब जैसे यहाँ इन चीज़ों के उदाहरण दिए जाएंगे, जैसे इसमें टूथपेस्ट का उदाहरण दिया है, वो किस तरह से ऐड करते हैं, उसको खरीदने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। नुकसान तो वो बताएंगे नहीं, अपनी चीज़ उनको बेचनी है तो वो उसके बहुत बड़ा चढ़ा के फ़ायदे बताएंगे, और हम इतने फ़ायदों के बीच में अपने आप को खो जाते हैं वहीं उन। और बच्चों पर इन जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। वो किस तरह से बताएंगे, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई वनस्पति द्वारा स्वीकृत है। इस तरह से वो हमें, जैसे उपभोक्तावाद की, किस तरह से हम उन चीज़ों का उपभोग करें नई संस्कृति में। तो इस तरह से बच्चों हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे। इतना ही है ये, आगे हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सांवले सपनों की याद। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं, जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है और ये सलीम जी के बारे में है। वो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, तो उनके बारे में है कि इसमें सारे ही क्वेश्चंस जैसे पक्षियों के प्रेम के बारे में बताए गए हैं सालिम अली के। तो इसमें देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल में सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो उस वन पक्षी की तरह ही प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सलीम अली किस में विलीन हो रहे हैं, किसकी याद में हो रहे हैं, क्या है? तो वन पक्षियों की तरह। इनका पूरा चैप्टर ही वन पक्षियों के बारे में है, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में समा गए हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गाएगा। अब इनके बारे में देखिए कि ये किस तरह से पक्षियों का क्या वो करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। अब हम आगे देखते हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, अब जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, केरल में कौन सी वैली पर गए थे वो, तो साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का
अनुरोध लेखक लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह जी। गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। यहाँ सालिम अली और चौधरी साहब की बातों की जिक्र हो रहा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद है, अब ये देखिए इनकी आत्मकथा कौन सी किताब में लिखी हुई है, क्या नाम है उसका, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। मुझे याद आ रहा है D.H. लॉरेंस, ये इनके मित्र थे। मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया के बारे में ढेर सारी जानकारी रखती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। बच्चों, अब हम चैप्टर देखते हैं कबीर। ये चैप्टर भी आपको अब मिलेगा सेकंड यूटी में। तो इसमें देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप पूरे चैप्टर पढ़ें अंदर से, तभी आपको समझ में आएगा। और कोई भी अगर आपको कठिन शब्द लगता है तो उसको आप वहीं की वहीं लिख सकते हो। ऐसा नहीं है, उसके अर्थ वहीं लिखोगे तो तुम जब भी पढ़ोगे वो तुम्हें याद रहेगा। मानसरोवर, सुभर जल, साफ जल, मानसरोवर साफ जल से भरा हुआ है। उसमें हंस जो पक्षी होता है वो केली कराए यानी कि क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, स्वतंत्र होकर वहाँ पर मुक्ता फल यानी कि मोती के जो दाने होते हैं उनको हंस चुगता है। अब उड़ी अनत न जाए, और वो उनको चुगने के बाद कहीं और उड़ने की चाहत नहीं रखता है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढने से ही मिलते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढने निकला था, प्रेमी मिले न कोई, और मुझे वहाँ कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर एक सच्चे प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, वो उसको समझने लग जाए कि ये सच में ही प्रेम करने वाला है, तो सब विष अमृत होए। सारा जो जहर भरा हुआ है हमारे मन में, हमारे समाज में, वो सब अमृत में बदल जाएगा। ऐसे ही देखिए, अब आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, मैंने इसको पढ़ाया है, आप इसको दोबारा पढ़ सकते हो। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, काबा भी घूम लिए, काशी भी घूम लिए, राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम है, रहीम ही राम है। काशी ही काबा है, काबा ही काशी है। काबा होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान और काशी होता है हिंदुओं का। मोट चून मैदा भया, मोटे चून को पीसने से ही मैदा बनती है। और बैठ कबीरा जीम, और कबीरदास जी उसको बैठकर जीमते हैं कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, ना राम में ना रहीम में। इस तरह से इसका अर्थ बताया है। ऊंचे कुल का जन्म लिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य के जो कार्य होते हैं वो ऊंचे नहीं होते, कार्य उनके कर्म करने से ही होते हैं। जिस तरह से सुबरन, स्वर्ण के कलश में शराब भरी होने से उसकी हमेशा निंदा ही होती है, कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। तो इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के कलश में चाहे कलश सोने का हो, लेकिन उसमें अगर शराब भरी है तो हर कोई उसकी निंदा करेगा। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से अच्छा है ऊंचे कर्म करो, ताकि तुम्हारी इसमें तारीफ हो सके, तुम्हारी बड़ाई हो सके। इस तरह से हमने ये थोड़ी थोड़ी चैप्टर की समरी की है। आपको भी इस तरह से ये सारे चैप्टर रीड करने हैं अंदर से। हाँ, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको यहीं से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और धन्यवाद। अब आप अच्छे से पढ़ना इनको।